नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स। प्रारंभिक शिक्षा एवं आध्यात्मिकता की झलक। हमारे चैनल रामकृष्ण का नरेन में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हमने नरेन की प्रारंभिक शिक्षा पर चर्चा की, कैसे नरेंद्रनाथ ने विद्यासागर के मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाई की। उनकी अदम्य ऊर्जा, खेलों में सर्वश्रेष्ठ रहने की कला और नेतृत्व क्षमता ने उनके व्यक्तित्व को निखारा, साथ ही उनके आत्मत्याग और करुणा की भावना ने उन्हें अपने साथियों का आदर्श बना दिया। इस भाग में हम जानेंगे कि कैसे बालक नरेंद्रनाथ ने लाठीखेल, तलवारबाजी, तैराकी जैसे खेलों में निपुणता हासिल की। उनके अद्वितीय साहस, कौशल और नेतृत्व गुणों ने न सिर्फ उनके दोस्तों को बल्कि बड़े बुजुर्गों को भी प्रभावित किया। इस भाग में हम उनके बचपन की रोचक घटनाओं के साथ साथ उनके असीम व्यक्तित्व के निर्माण की सूक्ष्म प्रक्रिया को समझेंगे। स्वामी विवेकानंद की अद्भुत और प्रेरक जीवन यात्रा का हिस्सा बनने के लिए इस भाग को अंत तक सुने। अगर आपको यह प्रयास अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। लाइफ ऑफ स्वामी विवेकानंद बाय हिज ईस्टर्न एंड वेस्टर्न डिसिपल्स, एपिसोड 9। पिछले भाग में हमने पढ़ा कि उन्होंने एक शौकिया नाट्य पार्टी का आयोजन किया नरेंद्र ने, और अपने घर के पूजा कक्ष में कुछ नाटक भी प्रस्तुत किए। लेकिन कुछ प्रदर्शनों के बाद उनके चाचा नाराज हो गए और उन्होंने मंच तोड़ दिया। उसके बाद नरेन ने घर के आंगन में एक व्यायामशाला की शुरुआत की, जहां वे और उनके दोस्त नियमित शारीरिक व्यायाम करते थे। यह भी कुछ समय तक फलता फूलता रहा, लेकिन जल्द ही एक चचेरे भाई का हाथ टूटा और फिर से चाचा ने अपनी कृपा दिखाई और व्यायामशाला के उपकरणों को नष्ट कर दिया। अब आइए सुनते हैं आगे की इस महागाथा को। जय स्वामी विवेकानंद। इसके बाद नरेन, अभी हम विवेकानंद को नरेन, नरेंद्रनाथ इसी नाम से पुकारेंगे, और जब उन्होंने विधिवत संन्यास की दीक्षा ली तब उसके बाद उन्होंने विवेकानंद नाम धारण किया था। तो अभी हम लोग इस कहानी में नरेन के नाम को ही आगे रखते हैं, नरेन या नरेंद्र या नरेंद्रनाथ। तो नरेंद्र अपने दोस्तों के साथ उनके एक पड़ोसी थे नवगोपाल मित्रा। तो उनके यहाँ भी एक व्यायामशाला थी, वे उसमें शामिल हो गए। कॉर्नवालिस स्ट्रीट पर इस उपयुक्त स्थान को पाकर नरेन ईमानदारी से शारीरिक संस्कृति में अपने आप को समर्पित करने लगे, और धीरे धीरे लाठी खेल, तलवारबाजी, नौकायन, तैराकी, कुश्ती और अन्य खेलों में दक्षता हासिल की। एक बार एक शारीरिक प्रशिक्षण शो और हस्तशिल्प मेले में उन्होंने मुक्केबाजी के लिए पहला पुरस्कार जीता, एक सुंदर चांदी की तितली। उसी मेले में उनकी एक बहन ने मखमल पर सुई के काम के लिए पहला पुरस्कार जीता। नरेन को लाठी के खेल में बहुत मजा आता था। इस खेल में उन्होंने मुसलमान विशेषज्ञों से शिक्षा ली और निपुणता भी हासिल की। जब 10 साल के थे और मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूशन के छात्र थे, तब जिम्नास्टिक के एक प्रदर्शन में मौजूद थे। कुछ समय बाद जब लाठी खेल चल रहा था और लोगों की रुचि कम हो रही थी, नरेंद्र ने अचानक किसी को भी अपने साथ लाठी चलाने की चुनौती दे डाली। जो प्रतिभागियों में सबसे मजबूत था, उसने चुनौती स्वीकार की, और जल्द ही दोनों की लाठियां टकराने लगी। नरेन का प्रतिद्वंद्वी अधिक उम्र का और अधिक शक्तिशाली व्यक्ति था।
इसलिए लोगों को पहले से लग रहा था कि वही जीतेगा। लेकिन नरेन का कौशल और साहस ऐसा था कि दर्शकों की तालियां बज रही थी। इसकी परवाह किए बिना खुद को चतुराई से संचालित करते हुए नरेन ने अचानक ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उसके प्रतिद्वंद्वी की लाठी 2 टुकड़ों में टूटकर जमीन पर गिर गई, जो पूरी तरह से हार का संकेत था। नरेंद्र ने एक तरह से अपने प्रशिक्षण में स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उस दिन वह जीत गए और दर्शकों की खुशी का कोई अंत नहीं था। निष्क्रियता से हमेशा विमुख नरेंद्रनाथ एक सक्रिय जीवन जीते थे। जब व्यायामशाला में व्यस्त नहीं होते तो वे घर पर जादुई लालटेन के चित्र दिखाते थे। शाम को अपने टट्टू पर बाहर जाते थे, जिसे पिता ने खरीद दिया था उनके लिए। घुड़सवारी उनका पसंदीदा शगल था। धीरे धीरे इस कला में उन्होंने महारत हासिल की। पहले तो हम चर्चा कर ही चुके हैं कुछ जानवरों के बारे में, उसके प्रति नरेंद्र के प्रेम के बारे में। गाय की सेवा, कबूतर, कुत्ते, बिल्लियां और उसके अलावा छोटी घंटियों वाले सफेद चूहे और तोते भी उन्होंने रखे हुए थे। वे खुद को खिलौना रेलवे और सभी प्रकार की मशीन को बनाने में भी रुचि रखते थे। गैस वर्क्स के बारे में उनके छोटे भाई ने इस प्रकार लिखा है: पुरानी जस्ता ट्यूबों, मिट्टी के खाना पकाने के बर्तन और पुआल के साथ उन्होंने घर के बाहरी आंगन में अपना गैस वर्क्स बनाया। जब पुआल जलाया जाता था तो उससे एक अजीबोगरीब धुआं निकलता था, लेकिन उसे लगता था कि यह एक छोटा सा गैस कारखाना था जो कलकत्ता के पूरे शहर को रोशन कर रहा था। अपने गैस कारखाने और खुद को देखना उतना ही मजेदार था। धुआं निकलते समय अपनी बाहें कमर पर बांधे खड़े होते थे और मशीन को गंभीरता से देखते रहते थे। हालांकि कभी कभी नाक सिकोड़कर खुद से असहमति व्यक्त करते थे। यह एक पारिवारिक विशेषता भी थी जो पीढ़ियों से चली आ रही थी। और जब भी धुआं बहुत धीमी गति से उठता तो अधीर हो जाते और दोस्तों को आग में और भी ईंधन डालने के लिए या तेजी से फूंकने का आदेश देते। इस समय उनके मन में खाना बनाना सीखने का विचार आया। उन्होंने अपने साथियों को इस योजना के लिए चंदा देने के लिए प्रेरित किया। खर्च का बड़ा हिस्सा उन्होंने खुद ही वहन किया। मुख्य रसोइया भी बने, बाकी लोग सहायक थे। तरह तरह की खिचड़ी, मीट करी और दूसरी अच्छी चीजें पकाते थे। हालांकि वे बहुत ज्यादा लाल मिर्च का इस्तेमाल करते थे, लेकिन उनका खाना बहुत बढ़िया था और खाने पीने के शौकीनों का समूह लंबे समय तक साथ रहा और उन्होंने अपनी कला का भरपूर आनंद उठाया। मोहल्ले के हर परिवार से, चाहे वह किसी भी जाति या साधन का हो, नरेन ने किसी न किसी तरह का संबंध बनाया हुआ था और वे उसे अपना मानते थे। अगर आसपास का कोई लड़का दुखी होता, नरेन तुरंत भरोसा देने के लिए मौजूद रहते।
दूसरे समय में वे अपनी हाजिर जवाबी और मौज मस्ती से सभी को खुश रखते, यहां तक कि बड़े बुजुर्गों को भी। उनका सुंदर रूप, उनकी मधुर आवाज, खुशमिजाज स्वभाव, अच्छा व्यवहार सभी को उनका दीवाना बनाता था। मोहल्ले के हर व्यक्ति के लिए मानो जीवन देने वाली आत्मा थे वो। स्वाभाविक रूप से नरेंद्र को उनके भाई बहन भी बहुत प्यार करते थे और वे भी उनसे बहुत प्यार करते थे। रात को सोने से पहले वे उससे कहानियां सुनते थे। अपनी माँ, नानी और नानी की माँ से सुनी कहानियां उनकी अपनी कहानियां बन गई थी और इस समय तक नरेन एक अच्छे कहानीकार और अभिनेता बन चुके थे। उनके छोटे भाई बहन भी नरेन से हाथ की छाया दिखाने के लिए आग्रह करते थे और वे खुशी खुशी उनकी बात मान लेते थे। पीतल के स्टैंड पर मिट्टी का दीपक उनके शयन कक्ष में रोशनी का काम करता था। अपने अंगूठों को आपस में जोड़कर और बाकी उंगलियों को रोशनी के विपरीत घुमाकर वह दीवार पर उड़ता हुआ चमगादड़, सर पर दौड़ते घोड़े, उस पर सवार दुर्गा, उस पर सवार आदमी और दुर्गा, कार्तिका, सरस्वती, लक्ष्मी और गणेश जैसी देवी देवताओं की आकृतियां दिखाते थे। छाया चित्रण के लिए नरेन की प्रतिभा निस्संदेह उज्जवल थी, लेकिन नन्हे दर्शकों को भी अपनी कल्पना का उपयोग करना पड़ता था। नरेंद्र अक्सर अपने दोस्तों को कलकत्ता की दिलचस्प जगहों पर ले जाते थे, कभी किसी बगीचे में, कभी ऑक्टरलोनी स्मारक, कभी किसी म्यूजियम। एक दिन वह एक दल के साथ गंगा के रास्ते कलकत्ता के उपनगर मेटिया ब्रुज में नवाब के प्राणी उद्यान के लिए निकले। जब लौट रहे थे तो एक लड़का बीमार हो गया। उसने नाव में उल्टी कर दी। नाविक नाराज हो गए। उन्होंने आग्रह किया कि वे तुरंत नाव साफ करें। उन्होंने ऐसा करने से इनकार किया और इसके बदले दुगुना भुगतान करने की पेशकश की। प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया। घाट पर पहुंचने पर लोगों ने लड़कों को उतरने नहीं दिया और उन्हें धमकाया। जब नाविक लड़कों को गालियां दे रहे थे, तब नरेन किनारे पर कूद गए और पास में खड़े 2 अंग्रेज सैनिकों से मदद मांगी। टूटी फूटी अंग्रेजी में उन्होंने अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। छोटे छोटे हाथों को उनके हाथों में डालकर वह उन्हें घटना स्थल पर ले गया। सैनिकों ने स्थिति को समझा और नाविकों को लड़कों को तुरंत छोड़ने का आदेश दिया। सैनिकों को देखकर नाविक भयभीत होकर बिना कुछ कहे लड़कों को छोड़ने लगे। नरेंद्र पर मोहित होकर सैनिकों ने उसे अपने साथ थिएटर में चलने के लिए कहा, लेकिन नरेंद्र ने मना कर दिया और उनकी दयालुता के लिए उन्हें धन्यवाद दिया और विदा ली। उनके बारे में एक और रोचक कहानी है। जब वह 11 साल के थे लगभग, जब सम्राट एडवर्ड सप्तम वेल्स के राजकुमार के रूप में भारत आए थे, तब एक ब्रिटिश युद्धपोत सिरापिस
कलकत्ता के बंदरगाह पर आया था। नरेन के मित्रों ने उससे आग्रह किया कि वह उन सभी के लिए जहाज देखने का प्रबंध करे और पास की व्यवस्था करे। इसके लिए एक अंग्रेज अधिकारी से मिलना आवश्यक था। जब नरेन हाथ में आवेदन लेकर उपस्थित हुए तो दरवाजे पर मौजूद अटेंडेंट ने उन्हें बहुत छोटा समझकर अंदर जाने से मना कर दिया। जब नरेन यह सोचकर एक तरफ खड़े थे कि क्या करें, तो उसने देखा कि आवेदक जो कुली के पास से गुजरे थे वे पहली मंजिल पर एक कमरे में चले गए थे, यह महसूस करते हुए कि यह वही कमरा है जहां परमिट जारी होते हैं। नरेंद्र ने दूसरा प्रवेश द्वार खोजने की कोशिश की। पीछे एक सीढ़ी थी। चुपके से वे ऊपर गए, एक पर्दा हटाया और खुद को कमरे में पाया। उन्होंने लाइन में अपनी जगह ले ली और जब उनकी बारी आई तो बिना किसी सवाल के आवेदन पर हस्ताक्षर हो गया। बाहर निकलते समय जब वह द्वारपाल के पास से गुजरे तो द्वारपाल ने आश्चर्य से पूछा, तुम अंदर कैसे आए? ओह, मैं एक जादूगर हूं, नरेन ने उत्तर दिया। जैसा कि हम पहले भी देख चुके हैं कि नरेन और उनके मित्र श्री नवगोपाल मित्रा के व्यायामशाला के सदस्य बन चुके थे, जिन्होंने इसका प्रबंधन लगभग नरेंद्र के हाथों में छोड़ दिया था। एक दिन जब वे एक बहुत भारी ट्रेपेज स्थापित करने की कोशिश कर रहे थे तो देखने के लिए एक भीड़ जमा हुई। उनमें एक अंग्रेज नाविक भी था जिससे नरेन ने मदद मांगी। लेकिन जब नाविक लड़कों की मदद करने के लिए ट्रेपेज उठा रहा था तो वह गिर गया और बेहोश हो गया। नरेन और उसके एक दो दोस्तों को छोड़कर सभी लोग घटनास्थल से गायब हो गए, यह सोचकर कि नाविक तो मर चुका है। नरेंद्र ने तुरंत अपनी धोती का एक टुकड़ा फाड़ा, घाव पर पट्टी बांधी, नाविक के चेहरे पर पानी छिड़का, पंखा झेला। जब नाविक को होश आया तो नरेन और उनके दोस्तों ने उसे उठाया, पड़ोस के एक स्कूल में ले गए। एक डॉक्टर को बुलाया गया और नवगोपाल मित्रा को सूचित किया गया। एक हफ्ते की देखभाल के बाद वह नाविक ठीक हुआ और तब नरेंद्र ने उस नाविक को एक पर्स भेंट किया जो उन्होंने अपने दोस्तों से लिया था। एक और अवसर जिस पर उनकी हम महानता देख सकते हैं, जब 14 वर्ष के नरेन ने एक नाटकीय प्रदर्शन को व्यवधान से बचाया। एक नाटक चल रहा था। अचानक प्रदर्शन के बीच में एक पुलिस वाला किसी आरोप में प्रमुख अभिनेताओं में से एक को गिरफ्तार करने के लिए वारंट लेकर मंच पर आया। उसने अभिनेता की ओर बढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें कानून के नाम पर गिरफ्तार करता हूं। उसी क्षण एक आवाज ने पुकारा, मंच से उतर जाओ, प्रदर्शन के अंत तक रुको। दर्शकों को इस तरह से परेशान करने का क्या मतलब है? यह एक तीखी आवाज थी जिसमें स्पष्ट रूप से आदेश था,
और यह थी नरेन की आवाज। उनके समर्थन में सैकड़ों आवाजें फूट पड़ी, मंच से उतर जाओ, मंच से उतर जाओ। और वह बेलिफ पुलिस वाला घबराहट में पीछे हट गया। नरेन के आसपास के लोगों ने उनकी पीठ थपथपाई और कहा, बहुत बढ़िया, तुम्हारे बिना हम अपनी कमाई का पूरा मूल्य नहीं कमा पाते। नरेन का साहसी, उदार और दयालु स्वभाव इसी तरह की घटनाओं से झलकता है। साथ ही उनकी सूझबूझ और विश्वसनीय ऊर्जा और मौज मस्ती, रोमांच का शौक, ये ऐसे गुण थे जिन्होंने उसे अपने साथियों का नेता बनाया। जैसे जैसे नरेन बड़ा होता गया, उनके स्वभाव में बदलाव मिलता गया। वे बौद्धिक गतिविधियों, पुस्तकों, समाचार पत्रों का अध्ययन करने और नियमित रूप से सार्वजनिक व्याख्यानों में भाग लेने के लिए अत्यधिक रुचि दिखाने लगे। वे अपने दोस्तों को जो कुछ भी पढ़ते या सुनते थे, उसे इतनी मौलिक आलोचना के साथ दोहराते थे कि सुनने वाले आश्चर्यचकित हो जाते थे। उन्होंने तर्क करने की एक ऐसी शक्ति विकसित की जिसका कोई भी सामना नहीं कर सकता था। एक दिन एक दोस्त को पेशेवर गायक की तरह गाते हुए सुनकर नरेन ने कहा, केवल धुन और समय का ध्यान रखना ही संगीत नहीं है, इसमें एक विचार व्यक्त होना चाहिए। क्या कोई व्यक्ति धीमे स्वर में गाए गए गीत की सराहना कर सकता है? गीत में अंतर्निहित विचार गायक की भावना को जगाने वाला होना चाहिए। शब्दों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जाना चाहिए। धुन और समय पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। जो गीत गायक के मन में संगत विचार नहीं जगाता, वह संगीत नहीं है। जय स्वामी विवेकानंद।